हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने क्वेश्चन देखे थे। अपना जो चैप्टर है ये है ना, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन देखे थे, अपन देख रहे हैं। और इससे आगे आज अपन बढ़ते हैं, देखो है ना, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन देखो, जैसे कि क्वेश्चन है, ठीक है, क्या क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट C and D फ्रॉम बेस ऑफ टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट line is the distance A and B representatively and complementary each other. Prove that height of tower is under root AB. ठीक है, ठीक है। क्या था, देखो, किसी मीनार के आधार से A और B दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित दो बिंदु क्रमशः C व D देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन एक दूसरे के पूरक है। एक दूसरे के पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अपन ने पढ़ा था ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मैंने बताया था, है ना। ये 90 डिग्री हो गया, है ना, ये थीटा हो गया, तो ये वाला जो एंगल है वो क्या होगा, 90 माइनस थीटा। ये अपन ने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि टू एंगल एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम C और D, ठीक है। टॉप ऑफ ठीक है, फिर क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट C and D, है ना। मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, दो C and D, ठीक है। ये उसका क्या हो गया, बेस। देन क्या कह रहा है, इन द सेम स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस A और B, ठीक है। तो देखो सेम डिस्टेंस लाइन, ये A और A B, ठीक है। और ये क्या है, B, ठीक है। इसका कर दो ना, A B C and D। ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो क्वेश्चन ही दे रखा है ना, एक दूसरे का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, अपोजिट है, ठीक है। तो अपने को क्या प्रूफ करना है, देन प्रूव दैट क्या है, अंडर रूट AB, ठीक है। देखो बहुत ईजी है, इस हाइट, ठीक है, वही करना है ना। सबसे पहले एंगल ये लेना है, ABD, है ना, एंगल ABD। देन फिर एंगल AC मतलब ABC, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लो एंगल ADB, ठीक है। तो इसमें वही चीज़ है, हाइट की परपेंडिकुलर दे रखा है एंड बेस दे रखा है, ठीक है। तो क्या लगेगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, H, बेस कितना है, बेस पूरा ये होगा, है ना। तो पूरा क्या है, A, है ना, दिख रहा है ये देखो पूरा A दे रखा है ना क्वेश्चन में भी। तो अपन ने पूरा A लिखा है, A है ये, और ये B है यहाँ तक। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, H अपॉन क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट ट्रायंगल कौन सा लेंगे अपन, ABC, ट्रायंगल ABC। तो ABC में वही चीज़ दे रखी है ना, tan थीटा अपॉन P अपॉन B। ट्रायंगल ABC, ये देखो ABC, ठीक है। इसमें P क्या दे रखा है, H, और ये क्या दे रखा है, B। लेकिन थीटा यहाँ क्या दे रखा है, tan 90। देखो थीटा यहाँ पे 90 माइनस थीटा दे रखा है, एंगल ही है ना। यहाँ पे अगर मान लो 60 डिग्री होता तो अपने यहाँ 60 रखते। थीटा जो भी है वो अपने को रखना है सीधा सा,
ठीक है। थीटा या 90 माइनस थीटा है तो थीटा की जगह 90 माइनस थीटा रहे। अब अपने को पता है tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, पता है क्या होता है, cot थीटा इज इक्वल टू h अपॉन b हो जाएगा। और ये क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट क्या होगा, देन इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 क्या है, tan थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू, लिखो h अपॉन a टू h अपॉन b। ठीक है, देखो चैप्टर नंबर 6 में मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, है ना, ये वाला tan थीटा एंड कोट थीटा इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था एक। तो उस फॉर्मूले से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इधर क्या होगा, h का h से मल्टीप्लाई, h स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा, ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी, एंड देन h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। देखो यही प्रूव करना था अपने को, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बिल्कुल भी कोई न्यूमेरिकल है नहीं, मैथमेटिकल है नहीं, बिल्कुल लैंग्वेज ही। ठीक है, देखो क्या था इसमें, सीधा था कि एक टावर है ना, उसके टॉप पॉइंट से दो कोई पॉइंट है, ए और डी और सी, है ना, तो वहाँ पर जो टावर के जो बेस पे जो एंगल बन रहा है वो एक तो दोनों क्या एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट है ना, पूरक है। देखो पूरक क्या नहीं क्या होता है, उल्टा, है ना, अपोजिट। समझ में आई बात, मतलब एक दूसरे के अपोजिट। देखो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, समझ में आई बात। तो देखो ये हो गया क्वेश्चन, बिल्कुल सरल है। tan थीटा लिया, फिर पी, देखो ये तो गांठ लगा देनी है ना, दिमाग में बैठा देना है इसको। tan थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी होता है, मतलब लंब अपॉन आधा, है ना, हिंदी मीडियम वाले भी देख लेना। और ये पी अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। देखो एक या इसकी अगली क्लास एक और होगी, ठीक है, फिर अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल अपने 3 चैप्टर हो जाएंगे अभी। समझ में आ रही बात। तो अपने सेल्फ इवेल्यूएशन कर देना है अपने को, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, कितने चैप्टर आ रहे हैं, है ना, चैप्टर में कितने फॉर्मूला अपने को याद हैं, है ना। देखो यहाँ जो ये पढ़ा लिया है वो पढ़ा दिया है ना, बार बार कोई क्लास में रिवाइज नहीं करेगा। समझनी है बात को, है ना, मजाक में नहीं लेना है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन ये है कि 2 poles of equal height are the standing opposite each other on either side of road which is 80 मीटर wide। ठीक है, 2 poles हैं, ठीक है, 2 poles हैं, मान लो ये 2 poles, ये 2 poles, ठीक है। ये 2 पोल्स हैं, ठीक है, मान लो इनको, ये 2 पोल्स, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 80 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देन ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पोल 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिप्रेजेंट। ठीक है, टॉप ऑफ द पोल्स से एंगल का कितना बन रहा है, इसका एंगल कितना बन रहा था, आ गया, थर्टी डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, तो क्या करना है, देन
खंभों के मध्य सड़क BD एक बिंदु को खंभों शिखर 29, ठीक है। तो अपने को ज्ञात करें खंभों की ऊंचाई तथा बीच की दूरी ज्ञात करनी। खंभों की ऊंचाई मतलब हाइट और बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ओवरऑल 80 है, अपन इसको क्या मान सकते हैं x, और ये क्या हो जाएगा समझ में ही बात, देखो क्या हो जाएगा, ठीक है। अब बीच का डिस्टेंस देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा था एक बार फिर से समझ लो। एक दो टावर है ना, पोल्स हैं, खंभे, दोनों एक दूसरे के क्या है अपोजिट हैं, उनके बीच की दूरी कितनी है 80 मीटर, ठीक है। तो दोनों के बीच के कोण कितने दे रखे 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों खंभों की हाइट एंड उनके बीच की दूरी फाइंड आउट करनी है। तो वही प्रोसेस रहेगा है ना। फर्स्ट में सबसे पहले एंगल क्या लेना है AB, ट्रायंगल ABE, ठीक है। तो क्या चीज़ दे रखी है वो चीज़ अपने को सबसे पहले निकालनी है। तो बार बार लिखना नहीं पड़े, तुमको लिखना है ना, ये मैं तो सीधा करूँगा। देखो ये दे रखा, एक तो ये साइड दे रखी है और ये साइड दे रखी है। तो पता है अपने को ये साइड दे रखी है, तो कौन सा फॉर्मूला लगता है B, थीटा कितना है 30, H की P कितना है H, B कितना है X, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, 1/√3 होती है, H/X, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3 = X, तो H = क्या हो जाएगा X/√3, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे नहीं दिखेगा, यहाँ देखो H = क्या हो जाएगा X/√3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1। देन ट्रायंगल कौन सा लेंगे अब BCD, ठीक है। BCD कितना है, BCD में वही चीज़ दे रखी है ना, tan θ = P/B, tan 60/P कितना है H, B कितना है 80 - X, tan θ कितना होता है tan 60 √3 H/80 - X, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा H = C - X √3, बराबर है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 देखो, इक्वेशन नंबर B H = और वो भी H = है। दोनों को क्या करना है बराबर में रखना है, ठीक है, बराबर में ही रखना है, ठीक है। चलो देखो क्या होगा, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है X/√3 = 80 - √3, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो ये √3 पूरा इस टर्म से गुणा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा X = SC - X √3 इंटू √3, तो 3 से 3 मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 3। पता ही है तुमको क्या कॉन्सेप्ट है इसका, बार बार बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। 80 का 3 से मल्टीप्लाई 240 माइनस 3x। अब x वेरिएबल उधर ट्रांसफर करो, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो x + 3x = 240,
ये कितना हो जाएगा 4x इक्वल टू 240 हो जाएगा कि नहीं होगा, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 240/4, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 होगा कि नहीं होगा, 60 होगा। ठीक है 60 ठीक है। तो x अपने को क्या करना थी, x की वैल्यू, मान लो x की वैल्यू अपन 60 आ गई अपने बीच में, है ना, तो अपन x की वैल्यू इस पर रख सकते हैं। तो देखो x की वैल्यू जब 80 माइनस x है तो 80 माइनस 60 करेंगे, है ना, तो कितना आ जाएगा 20। भाई ये 60 आ गया x अपने पास, तो ये कितना होगा x माइनस 60, तो ये कितना हो जाएगा 20, ये 60, ओवरऑल कितना है 80। ठीक है, तो ये कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस आ गया। ठीक है, हाइट अभी भी बाकी है, तो देखो यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, h इज इक्वल टू x/√3, x कितना है 60/√3, रेशनलाइजेशन करो यहाँ पे, कितना हो जाएगा 60√3/3, कट जाएगा कितनी बार 20√3, हाइट इक्वल टू कितना है 20 इक्वल टू 20√3। समझ में यही बात, देखो बिल्कुल सरल सवाल है, ज़्यादा कोई टफ वाली बात नहीं है। ठीक है, जितने भी एग्जाम्पल करवाएं उनको फिर से रिवाइज कर रहे हैं, है ना, एक बार करके छोड़ना नहीं है, ना, समझ मेरी बात। इसके बाद एक क्लास मेरे हिसाब से लास्ट क्लास एक क्लास और होगी, ठीक है ना, उसके बाद अपन फिर से और न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वहाँ तक अपने 3 चैप्टर फिनिश हो जाएंगे पूरी तरह से, है ना। चलो थैंक यू। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास हमारी जो थी उसमें हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कुछ बेसिक रूल्स पढ़े थे। बेसिक रूल्स में मैंने आपको बता दिया था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव में आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एक्टिव पैसिव का जो टेबल हमने टेंस के अकॉर्डिंग देखा था उसमें आपने ये देखा था कि सेंटेंस एक्टिव का जब हम एक्टिव का हमारे सामने होता है, हम पैसिव बनाते हैं तो उसमें टेंस का चेंज नहीं होता है, लेकिन जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करते हैं तो उसमें टेंस चेंज हो जाता है, जो प्रेजेंट होता है वो पास्ट हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जब मैंने कल आपको डिस्क्राइब किया था तो अच्छे से बताया था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो डायरेक्ट सेंटेंस वो होता है जो हम आपस में बात कर रहे हैं, देन फिर इसी बात को हम किसी और को, थर्ड पर्सन को बताते हैं, जहाँ पर वो स्टेटमेंट तो है लेकिन पर्टिकुलर पर्सन की प्रेजेंस नहीं होती। तो हम उस बात को कैसे प्रेजेंट करते हैं कि उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा करने को बोला था, तो जो टेंस है वो सडन चेंज हो गया क्योंकि प्रेजेंस और सेंटेंस की जो वैल्यू थी वो चेंज हो गई, राइट। अब कुछ बेसिक रूल्स पे आ जाते हैं, मैं फिर से रिमाइंड करवा देती हूँ कि जो हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट थे उसके 2 पार्ट्स देखे थे। जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले लिखा जाता है उसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, आपको याद रखना है। और मैं आज ग्रीन बोर्ड पे इसीलिए हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे और इसके नोट्स आप प्रॉपरली बना सके, क्योंकि सेंटेंस बनाने के लिए आपको प्रॉपरली देखना बहुत ज़रूरी है। तो जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर यानी स्टार्टिंग पोर्शन है उसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसको हम बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। ये कल तक मैंने बता दिया था। उसके बाद एक चीज़ और बताई थी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी इन्वर्टेड कॉमा से पहले का पार्ट, तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। हम इस चीज़ को फिर से देख लेते हैं
राइट। एक एग्जाम्पल मैंने कल लिखा था और उसके बाद अभी भी एक एग्जाम्पल, यस, इस एग्जाम्पल से पहले एक और चीज़, बेसिक चीज़, कि इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा हम जब इनडायरेक्ट का सेंटेंस बनाते हैं तो उसको हटा देते हैं और वहाँ पर हम दैट कंजक्शन यूज़ करते हैं, राइट। अब हम उसको देखते हैं बाय एग्जाम्पल कि फ्यूचर का है या ये है तो कैसे होगा। कल मैंने एक एग्जाम्पल लिखा था, Mohan says to his mother, comma, inverted comma, the sweets are very good. Full stop, inverted comma, close. अब एक चीज़ जो मैंने ये बताई थी कि says to आ रहा है ना, says to हो, say to हो या said to हो, ये 3 होते हैं। तो जब says to आएगा तो ये चेंज होगा tells में। say to है तो ये चेंज होगा tell में, एंड said to है तो ये चेंज होगा told में। तो हमारे पास अभी says to है तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, tells में। अब क्योंकि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, क्योंकि से क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म के पीछे हमने क्या लगा रखा है, एस। तो ये क्या हुआ कि ये प्रेजेंट का है। तो जब आगे का रिपोर्टिंग वर्ब का, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ पर प्रेजेंट या फ्यूचर है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई भी टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, राइट। अब हम इसका मैंने कल भी बताया था आईडी, दैट मीन्स इनडायरेक्ट सेंटेंस। तो हम इसका इनडायरेक्ट देख लेते हैं। मोहन टेल्स हिज मदर दैट the sweets are very good. क्लियर? ये आपका एक एग्जाम्पल हुआ। यहाँ पर बोर्ड पे जो जो भी चीज़ें लिखी जा रही है वो आपको अपने रजिस्टर में स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है उसको, क्योंकि ये आपके नोट्स बन रहे हैं, इसी के अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट सेंटेंस बना पाएंगे। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, डायरेक्ट का सेंटेंस है। He will say Ram writes a letter। अब फिर से वही बात मैंने कहा था, यहाँ पे प्रेजेंट था और यहाँ पे देखिए फ्यूचर है। विल से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि ये फ्यूचर सिंपल का टेंस है। तो यहाँ पर भी प्रेजेंट में भी कोई हमने अकॉर्डिंग टू टेंस कोई पीछे चेंज नहीं किया, यहाँ पर भी हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। राम राइट्स आएगा, यस। अब इसका सेंटेंस क्या बनेगा, नो चेंज। तो ही विल से दैट राम राइट्स अ लेटर। क्लियर? अब यहाँ पर हमने से ही रहने दिया, यहाँ पर हमने सेज था तो टेल्स किया। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर पीछे एक ऑब्जेक्ट दे रखा है टू करके, इसीलिए जब मैंने वो टेबल बनाया तो लिखा था सेज टू हो तो हम उसको टेल्स में चेंज करेंगे, से टू हो तो टेल में चेंज करेंगे और सेड टू हो तो टोल्ड में चेंज करेंगे। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। He will say, comma, inverted comma, Sita is
लर्निंग हर लेसन। फिर से वही, यहाँ पर फ्यूचर है तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस के अकॉर्डिंग कोई भी चेंज नहीं होगा। तो अब फिर से वही सेम इट इज लिख देंगे हम, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा हटेगा, जिसकी जगह हम कंजक्शन दैट यूज़ कर रहे हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि बीच में सेंटेंस के बीच में कहीं पर भी किसी का नेम आता है तो उसके लेटर्स को आप स्मॉल नहीं करेंगे। जनरल मिस्टेक है, जनरली बच्चे 10th तक के बच्चे भी यही करते हैं कि अगर कहीं पर भी आ रहा है हम रनिंग राइटिंग लिख रहे हैं तो नेम के किसी भी नेम के फर्स्ट लेटर को भी हम रनिंग राइटिंग में जाने देते हैं, तो वो गलत है अकॉर्डिंग टू ग्रामर। ये आपका इनडायरेक्ट का सेंटेंस बन गया। ही विल से दैट सीता इज लर्निंग हर लेसन। ठीक है, यहाँ तो हमने ये देख लिया कि फ्यूचर और प्रेजेंट अगर यहाँ पर दे रखे हैं रिपोर्टिंग वर्ब में तो हम रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में कहाँ कहाँ पे कब कब चेंज हो सकता है। ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ और जब मैं बोलूँ सेंटेंस लिखूँ तो उसी के साथ आप लोग अपने पेन पेंसिल जो भी आपके हाथ में है उसको फटाफट चलाएं ताकि सेंटेंस आप साथ के साथ ही उतार सकें। यस, अब हम बात करते हैं कि टेंस कहाँ पर चेंज होगा। If reporting verb is in past tense, then reported speech will be changed according tense। अब इस लाइन को मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ। अभी तक जो हमने फर्स्ट रूल के एग्जांपल्स देखे थे क्या लिखा था, रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी कि प्रेजेंट और फ्यूचर में था तो हमने कोई चेंज नहीं किया था। अब आ रहा है इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। पास्ट टेंस दैट मीन्स यहाँ पर से और सेज ही देखा था, अब सेंटेंस में आएगा सेड वर्ड, ये हो गया पास्ट टेंस। देन रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज अकॉर्डिंग टेंस। अगर आपके सेंटेंस में सेड वर्ड आ रहा है देन वो टेंस के अकॉर्डिंग ज़रूर से चेंज होगा। यस, अब हम इसको अकॉर्डिंग टू टेंस देख लेते हैं। फर्स्ट जो हमारा चेंज होगा वो होगा प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल अगर है तो उसको हम चेंज करेंगे पास्ट सिंपल में। अब मैंने ये चीज़ बताई थी आपको, ये आ गया चेंज टेंस के अकॉर्डिंग। यस, अब प्रेजेंट सिंपल, ये आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट सिंपल में क्या क्या यूज होता है। प्रेजेंट सिंपल में यूज होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस, राइट, या फिर यूज होगा डू या डज नॉट, ठीक है। तो वहीं पर सामने क्या जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म के साथ क्या यूज होगा, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तो हुआ हमारा टेंस का फर्स्ट पार्ट। अब हम इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। मैंने नीचे का एग्जाम्पल इसलिए इरेज नहीं किया था ताकि आपको मैं कंपेयर करूं, लेकिन क्योंकि ये बोर्ड
यस, अब मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। यस, अब प्रेजेंट सिंपल अगर डायरेक्ट में है तो हम उसको इनडायरेक्ट में बदलते टाइम पास्ट सिंपल में बदलेंगे। अब ये जब वीडियो स्टार्ट हुआ तब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं होना है कंफ्यूज? क्योंकि आप जब एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं तो उसमें टेंस सेम रहता है, चाहे आप एक्टिव से पैसिव में आ रहे हैं। लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपने देख लिया, फर्स्ट रूल में ही आपको समझ में आ गया, प्रेजेंट सिंपल है तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो पास्ट सिंपल हो जाएगा। इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। He said, comma, into it, comma, Hari plays फुटबॉल। राइट? अब फिर से हम इस पॉइंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस देन रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस। अब ये आ गया पास्ट टेंस रिपोर्टिंग वर्ब का, ये है पास्ट टेंस। राइट? अब हमें इसमें यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना। आप देख रहे हैं मैंने क्या लिखा था, प्रेजेंट सिंपल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस, तो हम जब चेंज करेंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे और डू डज नॉट हो तो डिड नॉट लगा देंगे। राइट? तो अब हम इसको तो ही सेड दैट हरी played football। क्लियर? एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसको हम यही फिनिश करते हैं। फिर एक एग्जाम्पल और आप देख लीजिए। मोहन सेड, कॉमा, इनवर्टेड कॉमा, Hari tells a lie Mohan said that Hari told a lie। क्लियर? तो ये हमने अकॉर्डिंग टू टेंस हमारा फर्स्ट पॉइंट अभी तो पढ़ा है, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत लंबा है, तो ये अभी हमारा फर्स्ट पॉइंट ही कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पॉइंट कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। बाद विद्यार्थियों, कल हमने समास के बारे में अध्ययन किया था। आज उसी समास का सेकंड पार्ट भाग 2, जिससे बचे हुए जो समास हैं उनके भाग और उनकी परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो, समास जो शब्द था हमने बात की, सम धन आज से बना हुआ शब्द था, और समास की परिभाषा के बारे में देखा था। दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। समास में विग्रह होता है और संधि में दो या दो से अधिक वर्णों का मेल होता है और समास में शब्दों का मेल होता है। तो उसी समास में हमने परिभाषा के साथ पहला अव्ययभाव समास, जिसमें अव्यय प्रथम शब्द की बात की थी। दूसरा तत्पुरुष समास और उसके प्रमुख भेद, जिसमें द्वितीय पद प्रधान होता है और उसमें उसके प्रमुख कितने भेद हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद, 6 कारकों के आधार पर। उसमें 2 कारक, कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़ करके सभी कारक इसमें तत्पुरुष समास में आते हैं। आज हम उसी से तीसरा
आएगा कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और इन सभी समासों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए कर्मधारय समास क्या है। कर्मधारय समास की बात करें तो कर्मधारय समास, इस समास के पहले तथा दूसरे पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है। अब विशेषण विशेष्य क्या है, उपमान उपमेय क्या है। विशेषण के बारे में जानते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब विशेषण जो शब्द हैं उसमें विशेष्य, अब विशेष्य जिसकी विशेषता बताती जाए। अब देखो रमा सुंदर है, अब रमा विशेष्य हो गई, उसकी विशेषता क्या है, सुंदर है। कोई कुरूप होगा तो कुरूप है, तो विशेषण विशेष्य का संबंध हो गया। उसी प्रकार उपमान उपमेय का भी संबंध होता है। तो उपमेय अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाए, उपमान उसकी क्या विशेषता बताई जाए, ये जो संबंध होता है वह होता है कर्मधारय समास में। अब देखिए समस्त पद कहते हैं समास में, उसका विग्रह करते हैं अपन। विशेषण विशेष्य के संबंधित कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उसको देखें तो महापुरुष, महापुरुष में महान है जो पुरुष, अब पुरुष तो क्या हो गया, हमारा विशेष्य हो गया, और महा अर्थात महान, उसकी महानता जो है उसका विशेषता है, इसलिए विशेषण हो गया। जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा, महात्मा हो गया। उसी प्रकार उपमेय उपमान की बात करें तो मुख चंद्र, मुख चंद्र, चंद्रमा रूपी मुख। अब ऐसा नहीं कि मुख रूपी चंद्रमा, ऐसा नहीं होगा, चंद्रमा रूपी मुख। अब जो मुख है वह उपमेय है और उपमान क्या है, चंद्र। अगर चंद्रमुख बोल दीजिए तो मुख है जो उपमेय हो जाएगा, उल्टा कर दो उपमेय हो जाएगा, उपमान क्या हो जाएगा, चंद्र। तो जिस प्रकार मुख चंद्र दिया है तो चंद्रमा रूपी मुख, चंद्रमा उसकी मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है, अति सुंदर है। भव सागर, भव रूपी सागर, भव में संसार, उपमेय संसार है, सागर क्या है उसकी विशेषता है, तो संसार कैसा, सागर के समान बताया गया है, तो उपमेय उपमान का संबंध दर्शाया गया है। अब आगे हम बात करें, इसमें बहुत से उदाहरण हैं, उपमेय उपमान में बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे। चरण कमल है, ठीक है, कमल नयन है, तो बहुत से उदाहरण आपको मिल जाएंगे, वो आपको देखने मिल जाएंगे। द्विगु समास, नेक्स्ट की बात करें, इस समास का पहला पद संख्यावाची अर्थात गणनाबोधक होता है। संख्यावाची जहां पर होगा वहां द्विगु समास होगा और दूसरा पद प्रधान होता है, क्योंकि इसमें यह जाना जाता है कि इतनी वस्तुओं का समूह है, इतनी वस्तुओं का समूह दर्शाया गया है, वहां पर द्विगु समास होता है। जैसे त्रिलोक, 3 लोकों का समूह, शताब्दी 100 अब्दों वर्षों का समूह, सतसई 700 दोहों का समूह, चौराहा 4 राहों का समाहार। तो समूह भी आता है, कहीं पर समाहार शब्द भी आता है, वहां पर कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। मोस्टली ये ध्यान रखना है हमें कि द्विगु समास हमेशा संख्यावाची होता है। इसमें द्विगु समास में कुछ कुछ अपवाद भी हैं, जैसे ये त्रिलोक लिखा, शताब्दी लिखा, सत्य लिखा, ये आगे भी आ सकते हैं तो कभी पीछे भी आ सकते हैं। कुछ समस्त पदों में शब्द के अंत में भी संख्यावाचक शब्द या शब्दांश आ सकता है, जैसे पक्षद्वय है ना, पक्षद्वय है 2 पक्षों का समूह है ना। संकलन त्रय 3 संकलनों का समूह, जहां पर जैसे आंवला, बरड़, हरेड़ा, इस प्रकार की कोई 3 औषधियां हैं, इनका भी संकलन त्रय हो सकता है। पक्ष 2 पक्ष, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, तो इनका जहां पर पक्ष और संकलन ये 2 शब्द हैं जो पहले आए हैं, और त्रय और द्वय ये 2 शब्द बाद में आए। यहाँ संख्यावाची बाद में है, लेकिन तो भी फिर भी कौन सा, द्विगु समास होगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे, जिसमें 5वां हमारा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और अंत में बीच में और का लोप होता है। देखिए तो इस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं, कोई भी पहला, जैसे हमने देखा अव्यय भाव में प्रथम पद अव्यय प्रधान, दूसरा पद तत्पुरुष समास में प्रधान था, कर्मधारय में उपमान उपमेय थे, द्वंद्व में संख्यावाची था,
द्विगु में संख्यावाची था और द्वंद्व समास में यहाँ पर इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, इसके दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं, योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं। योजक चिन्ह आप जानते हैं, दो शब्दों को जोड़ने के लिए, जैसे राम और सीता, ऐसे शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। समास विग्रह करने पर और का प्रयोग होता है, या का प्रयोग होता है, अथवा का प्रयोग होता है और एव का प्रयोग भी हो सकता है। यहाँ कुछ है समस्त पद और समास विग्रह। सीता राम, सीता और राम, हानि लाभ, हानि या लाभ, आना जाना, आना या जाना, इस प्रकार कुछ उदाहरण है जिसमें या अथवा, है ना, हानि अथवा लाभ भी हो सकता है। इस प्रकार भी यहाँ द्वंद्व समास होगा। अंत में छठा समास हमारा है बहुव्रीहि समास। और बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि दोनों पद प्रदान न होकर के कोई अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। तो बहुव्रीहि समास, इस समास में पूर्व पद व उत्तर पद दोनों गौण होते हैं, मुख्य नहीं होते। उन दोनों का प्रयोग होता जरूर है लेकिन गौण होते, अन्य पद प्रदान लिया जाता है और अन्य पद प्रदान होता है। इस समास में शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक नया अर्थ निकाला जाता है। एक शब्द विशेष का जो अर्थ निकलता है उस अर्थ को छोड़ करके अन्य अर्थ, जैसे समस्त पद समास विग्रह। दशानन देखिए, 10 आनन अर्थात मुख है जिसके रावण। अब 10 आनन 10 मुख वाला, यहाँ मूल प्रधान, दोनों शब्द प्रधान है। दशानन में दोनों अर्थ प्रदान न होकर के अन्य अर्थ प्रदान हो रहा है, दोनों पद प्रदान अन्य पद है, तो यह दशानन अर्थात रावण का नाम लिया गया है। नीलकंठ, नीलाकंठ है जिसका अर्थात शिव, अन्य पद प्रदान है। हंस वाहिनी, हंस वाहन है जिसका अर्थात वह सरस्वती, अन्य पद प्रदान है। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसके अर्थात विष्णु, अन्य पद प्रदान है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात पेट जिसका, गणेश, ये भी अन्य पद प्रदान है। तो इस प्रकार बहुत से उदाहरण हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि उसमें बहुव्रीहि समास होगा। बहुत से उदाहरण आप ढूंढने का प्रयास करें और एक जितने उदाहरण हैं उनको नोट करें कि इसमें कौन कौन से समास में कौन कौन से उदाहरण आ सकते हैं, कुछ सूची बनाएं और आपको उसमें नोट करने हैं। अब देखिए आगे इनके प्रश्नोत्तर कुछ हैं जो द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास में अंतर बताना है। तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं अभी देख लीजिए। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रदान होते हैं। अब दोनों पद में क्या होता है कि दोनों पद प्रदान तो होते ही हैं लेकिन दोनों पदों में क्या होता है और इनका लोप होता है। ठीक है। अब बहुव्रीहि समास में क्या हो गया, बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रदान होता है, वहां दोनों पद प्रदान थे। कर्मधारय समास को उदाहरण, कर्मधारय समास में उपमान, उपमेय और विशेषण विशेष्य का संबंध होता है और समास की परिभाषा, उसके प्रमुख भेद, इन तीनों क्वेश्चनों को नोट करना है। इससे रिलेटेड उदाहरण भी नोट करने हैं और आपको पूरा करना है। तो ये समास का हमारे पूरा टॉपिक जो था, समास की परिभाषा, समास के प्रमुख भेद, समास के उदाहरण और कौन कौन से उदाहरण आएंगे किस किस समास में और उनके प्रभेदों का वर्णन हमने किया। और इसी के साथ हमारा ये पूरा ये जो विषय था समास, जो हमने टॉपिक लिया था, प्रकरण लिया था, वह हमारा समाप्त होता है। ठीक है। तो आगे से हम इस वीडियो के बारे में और अध्ययन करेंगे। ठीक है। ये हुआ, अंत में कल नए वीडियो के साथ और देखेंगे। ओके, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को सुप्रभात। लास्ट क्लास अपनी जो चल रही थी लेसन 6 की, उसके अंतर्गत अपन ने कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ ली थी। डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, कंपोजिशन, डीकंपोजिशन, इस टाइप की रिएक्शन जो थी अपनी कंप्लीट हो चुकी थी। उसके आगे की रिएक्शन की जो बात कर रहे थे अपन, उसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीकरण अपचयन रिएक्शन अपनी कुछ बाकी रह गई थी। उसके बाद अपन क्या करेंगे, उत्प्रेरक या कैटलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले अपन ऑक्सीकरण और अपचयन यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कंप्लीटली जो रिएक्शन है, कैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, किससे जोड़ने पर क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन से जुड़ेगा, हाइड्रोजन से जुड़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से जुड़ेगा, तो क्या होगा, ये सारी जो अलग अलग टाइप्स की ऑक्सीडेशन रिडक्शन है उसका सारा मिला जुला असर कहाँ आएगा, आपका रेडॉक्स रिएक्शन पे। क्योंकि लास्ट में इसका बेसिक जो कॉम्प्लीमेंट निकलेगा वो क्या होगा, आपका रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। उसे रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से हम जानेंगे। लेकिन रेडॉक्स रिएक्शन तक पहुंचे उससे पहले ऑक्सीकरण अपचयन को अपन कंप्लीटली देख लेते हैं कि ऑक्सीकरण अपचयन में कैसे कोई
रिएक्शन होती है, कैसे अभिक्रिया होती है, कैसे जुड़ता है, कैसे अलग होता है, वो सारी चीज़ अपन देखते हैं अलग अलग टॉपिक लेके। पहला टॉपिक लिखते हैं अपन, जैसे हेडिंग क्या थी आज की, ऑक्सीकरण अपचयन। ऑक्सीकरण अपचयन जैसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता क्या है मैं आपको बता दूं। जैसे ऑक्सीकरण वर्ड कहां से है, ऑक्सीजन के जुड़ने से। अपचयन में क्या होगा, अगर कोई एलिमेंट ऑक्सीजन से जुड़ रहा है दैट मीन्स वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जिससे निकल रहा है वो रिड्यूस कर रहा है ऑक्सीजन को, इट मीन्स वो अपचायक हो रहा है या अपचयन में आ रहा है। तो एक लास्ट में जब सार पढ़ेंगे, इसका बेस पढ़ेंगे, तो अपन कहाँ पहुंचेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन पे। उसमें यही चीज़ मेन दे रखी है कि अगर कोई देगा या डोनेट करेगा, दूसरा लेने वाला उसको एक्सेप्ट करेगा। ये अपन रेडॉक्स रिएक्शन में देखेंगे, लेकिन उससे पहले टॉपिक वाइज अपन ऑक्सीडेशन रिडक्शन को देख लेते हैं। इसके अंदर पहला टॉपिक जो अपन देखेंगे वो आए क्या है, ऑक्सीजन से जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना। ऑक्सीजन का निकलना मीन्स एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो क्या होगा, और रिमूविंग करेंगे तो क्या, उसको देखेंगे अपन। जैसे मैं एक अभिक्रिया लिखता हूं यहां, Mg+O2 क्या हो गया, 2MgO। यहां 2 लगा दूं मैं। यहां मैग्नीशियम है, क्या है ये, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपन जलाएंगे तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपके कहीं ना कहीं बुक के अंदर भी पेज के ऊपर लिखा होगा, मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या होता है, ऐसा कुछ बुक के अंदर दिया होगा। तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे अपन तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी यहाँ O2 इस मैग्नीशियम से जुड़ रहा है और जुड़ने पर क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जहाँ मैग्नीशियम अकेला था O के लेके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। इट मीन्स यहाँ O का जुड़ना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। तो अभी क्या पढ़ रहे हैं अपन, O से जुड़ना। O से जुड़ना क्या हो गया आपके, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। इसी तरह कई सारी चीज़ें अपन जब जोड़ेंगे ऑक्सीजन को देखेंगे। जैसे मान लो ये तो Mg था और जैसे सल्फर को जोड़ दें अपन, S+O2 क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड। मीन्स सल्फर ऑक्सीजन से जुड़कर ऑक्साइड में बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल गया। तो इस तरह से अपन जब भी किसी चीज़ को अपन जोड़ेंगे तो ऑक्सीजन को जोड़ेंगे तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीजन को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। अब मान लो अपन ऑक्सीजन को निकालते हैं, देखो किसी को, तो ये क्या था, ऑक्सीजन के जुड़ने के आधार पर ऑक्सीडेशन। अब इसी को ऑक्सीजन के निकलने के आधार पर अपचयन भी देख लेते हैं अपन। तो एक एक टॉपिक्स पकड़ना आपको। ऑक्सीजन लिया है तो ऑक्सीजन को निकालो और रिमूव करो और जोड़ो, तो दोनों कंप्लीट होंगे एक साथ। ऐसा नहीं और पहले सारी ऑक्सीकरण की लिख दी फिर सारी अपचयन की, ऐसे नहीं लिखना आपको। कोई एक हेडिंग लेनी है, जैसे ऑक्सीजन ले लिया, फिर अपन लेंगे हाइड्रोजन, फिर धनी तत्व, फिर ऋणी तत्व, ऐसे लेंगे। तो पहले अपन ने लिया क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेके क्या किया, ऑक्सीजन को जोड़ा, जोड़ने पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीजन का डेफिनेशन क्या बन जाएगी, व्हेन अ एलिमेंट गेट ऑक्सीजन दैट मीन्स इट इज ऑक्साइड या ऑक्सीडाइज्ड, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन। अगर कोई एलिमेंट ऑक्सीजन से जुड़ता है या अभिक्रिया करके ऑक्सीजन से जुड़ के ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, इट मीन्स वो ऑक्सीकरण कहलाता है। क्लियर। जितने रिएक्शन लिखोगे उतना बेनिफिट है। सिर्फ डेफिनेशन नहीं लिखनी है कि किसी भी पदार्थ का ऑक्सीजन से जुड़ जाना ऑक्सीकरण कहलाता है, वो कोई पढ़ेगा नहीं। सबसे मेन चीज केमिस्ट्री के अंदर जो आएगी वो आपकी रिएक्शन ही आएगी, इसी से नंबर मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलने वाला। जितनी ज़्यादा रिएक्शन लिखोगे उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ 2 लिख रखी है, आप 3, 4, 5, मैंने समझाने के हिसाब से 2 लिख रखी है, बाकी आप 3, 4, 5 जितनी भी याद कर सको उतनी एक साथ आपको लिखनी है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रख लें कि ऑक्सीजन के जुड़ने के आधार पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया। क्लियर। तो ये अपन ने ऑक्सीकरण कर लिया। अब अपन अपचयन देखते हैं या रिडक्शन देखते हैं।
रिडक्शन में क्या होगा देखो, जिसे क्या कहते हैं अपचयन, अपचयन, ठीक है ना। अब अपचयन में क्या हो रहा है कि यही ऑक्सीजन किसी भी यौगिक से, कंपाउंड से, जैसे यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख रखा है, ठीक है, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड से ऑक्साइड को अलग कर दो, Mg को अलग कर दो, तो वहाँ क्या हो जाएगा, इस एलिमेंट से, इस कंपाउंड से ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन कहलाएगा। जैसे कैसे देखो, मैं एक अभिक्रिया लिख रहा हूँ 2KClO3, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड, इससे क्या होगा 2KCl + 3O2, ये अलग निकल गया। क्या निकल गया, ऑक्सीजन अलग निकल गया। तो पोटेशियम क्लोराइड का पोटेशियम क्लोराइड के अंदर अपचयन हो गया। क्या हो गया, यहाँ मैग्नीशियम का मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में ऑक्सीकरण हो गया, यहाँ पोटेशियम क्लोराइड का पोटेशियम क्लोराइड में अपचयन हो गया, रिडक्शन हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन के कितने एलिमेंट है, देखो ये 3 लगे हुए थे, किसके साथ, पोटेशियम क्लोराइड के साथ में 3 लगे हुए थे, ये बैलेंस करने के लिए आगे 2 लगाए, ये संख्या नहीं गिनी जाती, ठीक है, ध्यान रखना। कभी भी केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन लिखोगे, ये रिएक्शन के लिए जो आगे नंबर लिखे हुए हैं इसे बैलेंस करने के तरीके, और कुछ नहीं है, मेन फॉर्मूला आपके पीछे होगा। तो यहाँ ऑक्सीजन क्या हुआ, इस पूरे फॉर्मूले में जो सिंगल था, यहाँ ऑक्सीजन अपने आप में अकेला निकल गया। तो इट मीन्स यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव होकर अपने आप अकेला चला गया और यहाँ ऑक्सीजन बचा नहीं। इट मीन्स ये पदार्थ क्या हो गया, रिडक्शन में आ गया, मतलब इसका अपचयन हो गया क्योंकि इसके अंदर से ऑक्सीजन निकल गया। तो ऐसी अभिक्रियाएं ध्यान रखनी है आपका। डेफिनेशन लिखे नहीं लिखे कोई तरीका नहीं, डेफिनेशन लिखे नहीं लिखे कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर रिएक्शन लिखे, रिएक्शन से सीधा ही समझ में आ जाएगा कि अभिक्रिया में क्या हो रहा है। क्लियर सी बात इतनी सी है, समझाने का मतलब तरीका इतना ही है। जैसे ये लिखा हो 2MgO, तो Mg + O2 क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का मैग्नीशियम में अपचयन हो गया। क्लियर। तो ये बातें ध्यान रखनी है आपको कि जब भी आपकी अभिक्रियाएं आए, आप अभिक्रियाओं को गौर से देखें, अभिक्रियाओं को समझने का प्रयास करें। जितनी अभिक्रियाएं समझेंगे, लिखेंगे, बार बार लिखेंगे, उतनी ज़्यादा आपके कंप्लीट होंगी, उतनी ज़्यादा उसको समझ पाओगे, उतना ज़्यादा आपके दिमाग में बैठ पाएगी। एक बार में ऐसा नहीं MgO Mg + O2 रट लिया, ऐसे कभी भी कंप्लीट नहीं होने वाली। इसका मैकेनिज्म समझो कि यहाँ से ऑक्सीजन अलग होके अलग निकल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का मैग्नीशियम में अपचयन हो रहा है। थोड़ी देर पहले क्या किया था, इसी मैग्नीशियम को जोड़ा था ऑक्सीजन के साथ में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में ऑक्सीकृत हो गया था, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाई थी। यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड का मैग्नीशियम में अपचायक हो रहा है, अपचयन हो रहा है, तो ये रिडक्शन की अभिक्रिया होगी क्योंकि ऑक्सीजन इससे निकल रहा है। सिर्फ ऑक्सीजन पे अपने को जोर देना, तो ऑक्सीकरण अपचयन किसके आधार पर होगी, ऑक्सीजन के जुड़ने और ऑक्सीजन के निकलने के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन कंप्लीट हो रही है अपने। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं हाइड्रोजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। ठीक है, ये ऑक्सीकरण अपचयन किसके होगी, ऑक्सीजन के आधार पर। अब बात करते हैं अपन ऑक्सीकरण अपचयन हाइड्रोजन के आधार पर। ठीक है, उतारते रहना, अगर किताब में वैसे दे रखी है सारी रिएक्शन, लेकिन मुझे समझाना था आपको, इसलिए मैंने बताया आपको कैसे रिडक्शन हो रहा है, कैसे ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ध्यान से देखिए, इनको ये चीज़ पढ़ने की कोशिश करें ना, इनको पढ़ना है आपको। ये अभी गिरा है तो वैसे ही अभी डेफिनेशन वगैरह अपने आप ही आपको लर्न हो जाएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन रिएक्शंस याद करोगे तो जाके मज़ा है ना। ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन लिखनी है एग्जाम के अंदर भी और याद करने के तौर पे भी। जितनी रिएक्शन होगी उतना ज़्यादा बेनिफिशरीज आपको एग्जाम के अंदर मिलता रहेगा। अब बात करते हैं अपन हाइड्रोजन के जुड़ने और हाइड्रोजन के निकलने के आधार पर। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हाइड्रोजन और संयोग और वियोजन के आधार पर। हाइड्रोजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर, वियोजन के आधार पर क्या हो गया ये, ऑन द बेसिस ऑफ एडिंग एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ
एडिंग एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। पहले क्या कर रहे हैं अपन, हाइड्रोजन को निकालेंगे, क्योंकि अपने को क्या पढ़ना है पहले, ऑक्सीकरण। इसमें भी क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन के संयोग और वियोजन के आधार पर क्या पढ़ रहे हैं, पहला टॉपिक ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं। अब ऑक्सीडेशन में क्या होता है, देखो पहला जब ऑक्सीडेशन पढ़ा था अपन ने ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन एडिंग एंड रिमूविंग, तो उसमें क्या कहता था, ऑक्सीजन को ऐड कर रहे थे, ऑक्सीजन को जोड़ रहे थे, तब क्या कह रहे थे, ऑक्सीकरण। तो उसका जस्ट अपोजिट किसमें है, हाइड्रोजन वाले में। जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो रिडक्शन होगा, और जब हाइड्रोजन निकलेगा तो ऑक्सीडेशन होगा। समझ रहे बात को, ऑक्सीजन का जुड़ना और निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन। तो क्या हो गया, ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन निकलेगा तो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन जुड़ेगा हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन जुड़ेगा ऑक्सीजन निकलेगा। उल्टा करना, जहां ऑक्सीजन जोड़ रहे हो वहां हाइड्रोजन निकालना है, और जहां ऑक्सीजन निकाल रहे हो वहां हाइड्रोजन जोड़ना है। तो जहां ऑक्सीजन जुड़ रहा है वहां क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और जहां हाइड्रोजन जुड़ रहा है वहां क्या होगा, रिडक्शन। जहां ऑक्सीजन निकल रहा है वहां रिडक्शन, जहां हाइड्रोजन निकल रहा है वहां ऑक्सीडेशन। कैसे, देखो समझना पड़ेगा, कंफ्यूज हो रहे हो ज़्यादा, है ना, क्योंकि एक ही लाइन को मैं कई बार यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा हाइड्रोजन ऑक्सीजन है क्या, तो उल्टा कर देना है। कुल मिला के कुछ नहीं करना है, क्या करना है, अपोजिट लिखना है। कैसे लिखना है अपोजिट, जो ऑक्सीडेशन के अंदर ऑक्सीजन वाली लाइनों में लिखा था उसका उल्टा हाइड्रोजन वाली में लिखना है। कैसे, पहले अपन ऑक्सीडेशन देख रहे हैं, तो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ना तो रहेगा ही नहीं, यहाँ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, वियोजन। तो ऑक्सीडेशन में क्या आएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन नॉन एज ऑक्सीडेशन। क्या हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन नॉन एज ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाएगा। कैसे निकलता है, देखो अपन अभिक्रिया लिखते हैं एक, जैसे 2H2S प्लस O2, क्या हो गया, H2O प्लस सल्फर। कितने, 2 हैं, यहाँ 2 लगा देता हूँ, ठीक है। ऑक्सीजन कितने, 2 है, यहाँ 2 लगा देता हूँ, यहाँ हाइड्रोजन 4, बराबर हो गया। अब क्या हुआ, देखो ये क्या था, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या था, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये हाइड्रोजन सल्फाइड आपका सल्फाइड या सल्फर हाइड्रोजन से लेके हाइड्रोजन सल्फाइड बना हुआ था। अब ये हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर में से हाइड्रोजन अलग निकल गया और यहाँ क्या बना दिया, पानी बना दिया। ऑक्सीजन से जुड़ गया तो वाटर बन गया। अब ये सल्फर अपने आप अलग निकल गया, तो जो हाइड्रोजन सल्फाइड था उस हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन अलग निकल गया और सल्फर अलग हो चुका है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड में से सल्फर का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। क्यों, क्योंकि इसने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, हाइड्रोजन को त्याग दिया, है ना, हाइड्रोजन को निकाल दिया। तो हाइड्रोजन को निकालने वाला एलिमेंट ही आपके ऑक्सीडाइज्ड कहलाएगा, यानी वही अपचयन ऑक्सीकरण कहलाएगा, उसी का ऑक्सीकरण होगा। लेकिन यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नहीं देखना अपने को, ठीक है। ऐसा नहीं है, किसी के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर यहाँ हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है या ऑक्सीजन से हाइड्रोजन भी तो जुड़ रहा है, लेकिन अपने को वो चीज़ नहीं देखनी। अपन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, अपन जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं उस रिएक्शन के ऊपर अपना हेडिंग क्या है वो देखना अपन। तो मेन अपना फोकस वही होना चाहिए कि हम हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, ना कि इस ऑक्सीजन को इससे जोड़ रहे हैं। अगर ऑक्सीजन को जोड़ने के हिसाब से देखना होता तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है और यहाँ पे भी ऑक्सीकरण हो रहा है, तो 2 ऑक्सीकरण नहीं देखने अपने को क्या देखना है, एक ऑक्सीकरण लेना है। तो इस हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो यहाँ ऑक्सीकरण किस एलिमेंट का हो रहा है, सल्फर का, है ना। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, क्लियर, या सल्फर से हाइड्रोजन अलग निकल गई। तो अपनी डेफिनेशन भी यही है, देखो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन नॉन एज ऑक्सीडेशन, क्लियर। तो यहाँ हाइड्रोजन आपकी अलग निकल रही है। एक दूसरा देखते हैं, जैसे CH3CH2OH, ठीक है। ये क्या हो गया, किसका फॉर्मूला है, अपन ने इससे पहले पढ़ रखा है, आपने हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ा था अपन ने, है ना। क्या फॉर्मूला है, गिनाओ, देखो 1 2, ऐसे नहीं पता चल सके आप गिन लिया करो। पीछे OH है तो एल्कोहलिक ग्रुप हो गया, फिर
C कितने हैं 2, क्या हो गया C2, H कितने हो गए 5, ये H5 और पीछे OH। यही फॉर्मूला आपको मैंने हाइड्रोकार्बन पढ़ते समय लिखवाया था। किसका था? या तो एथिल अल्कोहल बोल सकते हैं या एथेनॉल बोल सकते हैं, दोनों नाम आप इसको दे सकते हो। तो यहाँ अपन ने क्या किया, हाइड्रोजन वाले कई सारे एलिमेंट ले रखे हैं। इसमें क्या हो गया, हो गई रिमूवल हाइड्रोजन। कैसे हो गई? देखो 3, 2, 5 और 1 6, कितनी थी? 6 हाइड्रोजन थी। 6 हाइड्रोजन में कितने बची? 1 और 3 4। ये एथेनॉल आपके एथेनल में बदल गया और हाइड्रोजन अलग निकल गई। तो ये अभिक्रिया भी किसकी कहलाएगी? आपकी ऑक्सीकरण की। तो एथेनॉल से हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स अलग हो गए और एथेनल में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपकी क्या हो गई? ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया हो गई। अब इसके आगे अपन क्या करेंगे, हाइड्रोजन का निकलना तो हो गया, अब हाइड्रोजन का जुड़ना करेंगे। अब यहाँ रिमूवल की जगह क्या लिख देंगे? एडिंग ऑफ हाइड्रोजन नॉन एज रिडक्शन। तो जब भी अपनी अगली क्लास होगी अपन हाइड्रोजन के बेस पे रिडक्शन को देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। Good morning, students. We again resume with our class. In previous class, we had studied about economic growth and development, and with the help of a diagram, I had also make you understand. But today, again, I will do it. Let's see with that example. For that, you will have to understand. See, now it is between growth and development. Whenever we talk about growth, growth is always related with production or income, and when there is increase in production or increase in income, it is known as economic growth. Sorry. इकोनॉमिक ग्रोथ, यही समझना है आपको। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है कि जब आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा या इनकम इंक्रीज होगी। सो इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ कंप्लीटली इंडिविजुअल टॉपिक, बट व्हेन वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट, देन इसमें कंपलसरी हो जाता है दैट फर्स्ट दैट शुड बी इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी यानी कि पैसा आएगा, उसके बाद में जो हम आगे बढ़ेंगे, आगे हमारा उसकी वजह से नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट इनकम बट अदर्स ऑल्सो लाइक लाइफस्टाइल, ओके, नॉलेज, बिहेवियर, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, ये सारी चीज़ें जब हम डेवलप करेंगे ना, दैट विल बी नोन एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ गए? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ के बिना नहीं हो सकता है। सो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। इकोनॉमिक ग्रोथ refers to increase in the level of production और इनकम ऑफ अ नेशन। एक नेशन की इनकम या प्रोडक्शन में इंक्रीज होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। समय के साथ साथ जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा उसको हम क्या बोलते जाएंगे। अब इसके लिए वापस आपको एक छोटा सा डायग्राम बता देता हूँ मैं। आई विल टेक फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 2000 टू with a gap of time span of 5 years, 2005, then 2010, 2015 and 2020. Now see, if the production is this much high, now there is slight increase in 2005, also increasing 10, then 15 and 20. Now this line goes like this. Why? What is the reason why the production is continuously increasing? Production, why it is increasing? It is increasing because
there is increase in demand. So why there is increase in demand? Because population is also increasing. population भी जो है वो बढ़ती जा रही है, तो इससे क्या होता है, प्रोडक्शन जो है वो बढ़ता है। अब प्रोडक्शन किससे होता है? इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल का मतलब इस टर्म को भी आपको समझने के लिए बहुत सारी, देयर आर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, पावर रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें यूज़ होती है इसके अंदर। तो ये सब जब हम इंटीग्रेट करते हैं, सबको मिलाते हैं, दैट इज नोन एज इंक्रीज इन प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन क्यों बढ़ता है वापस बता देते हैं, बिकॉज देर इज डिमांड इंक्रीजिंग। और डिमांड क्यों बढ़ रही है? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। सो understanding this thing, that यहाँ पे देखिए आप वापस, विद द लैप्स ऑफ टाइम, इसलिए बोला गया, मैं इसलिए समझाया, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा प्रोडक्शन बढ़ता जाता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। इन सिंपल टर्म्स, इकोनॉमिक ग्रोथ इज एन इंडिकेटर ऑफ इंक्रीजिंग नेशनल और पर कैपिटा इनकम। जब नेशनल इनकम बढ़ती है तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ती है। दिस इज अ डायरेक्ट इंडिकेटर ऑफ चेंज इन द साइज ऑफ एन इकोनॉमी। किसी की भी इकोनॉमी की जो साइज है वो उसके अंदर चेंज का इंडिकेटर है। वेन एवर यू गो, इफ अ पर्सन गोज टू अ बैंक फॉर लोन, देन ही इज आस्क्ड टू ब्रिंग हिज बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट क्यों? इससे ये पता चलता है कि उसका टर्नओवर कितना है, हाउ मच इनकम ही हैज़, या कितना अर्निंग्स है, या कितना सेविंग्स है। तो वो टर्नओवर जो डिसाइडर होता है। अब आप किसी भी एक भी बिजनेसमैन या एक भी सर्विस क्लास को देख लीजिए, उसका हर साल टर्नओवर बढ़ता जा रहा है। देयर इज डायरेक्ट इंडिकेटर, ये सीधा चेंज हो जाता है इनकम में और पर कैपिटा में। Generally, it is considered to be a unit of measurement of development. Whenever we talk about economic growth, तो इसका जो यूनिट है डेवलपमेंट का, that is increase in per capita income and increase in national income. The process of increasing the quantity and quality of natural, physical, human and capital resources of a country, using them sensibly to obtain a high level of production or income is known as economic growth. हर एक टर्म को मैं वापस इलेबरेट कर रहा हूँ। जनरली ये गया प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग, वो प्रक्रिया जिसमें हम बढ़ा रहे हैं। क्या बढ़ा रहे हैं? क्वांटिटी, वस्तु की मात्रा बढ़ा रहे हैं, और साथ में उसकी क्वालिटी भी। अब क्वालिटी किसकी बढ़ा रहे हो आप? क्वालिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, कैपिटल रिसोर्सेज, इन सब की आप जो है क्वालिटी जो है वो बढ़ा रहे हो ऑफ अ कंट्री। अगेन देखिए यहाँ पे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात आएगी कि यूजिंग देम सेंसिबली। उसको सेंसिबली कैसे यूज करोगे कि आज डेवलपमेंट करने के लिए सारे रिसोर्सेज खत्म कर दोगे, तो व्हाट अबाउट द फ्यूचर जनरेशंस? फ्यूचर जनरेशंस के बारे में क्या होगा? फ्यूचर नथिंग विल बी लेफ्ट विद देम। उस फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमको डेवलपमेंट भी ऐसा करना है कि आज को देखना है और साथ में हमारे आने वाली नेक्स्ट जो फ्यूचर जनरेशन है, आने वाली पीढ़ी है, उसको भी देखना है। और सेंसिबल डेवलपमेंट करते हुए, सेंसिबली यूज करते हुए क्या करना है? टू ऑब्टेन अ हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन, उस लेवल का प्रोडक्शन करना। देखिए प्रोडक्शन तो एक ही बार होता है, तो प्रोडक्शन इतना करना कि आज की डिमांड को पूरा करने के बाद में भी उसको फॉर एक्सपोर्ट, जिसको बोलते हैं ना ट्रेड बैलेंस, उसको बैलेंस करने के लिए भी काम में आ सके। जितना ज़्यादा फॉरेन करेंसी अर्न करोगे उतना ज़्यादा आपकी इकोनॉमी जो है वो स्टेबल कहलाएगी। और इनकम इज नोन एज इकोनॉमिक ग्रोथ। दिस वाज द डेफिनेशन, इसको आप अंडरलाइन करना है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ लॉन्ग टर्म क्वांटिटेटिव प्रोसेस। अगर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ देखनी है तो आपको किसी भी इकोनॉमी का जीडीपी देखना होगा, और इसको किससे नापते हैं? क्वांटिटेटिव, मात्रा से नापते हैं कि भाई 2000 में कितना प्रोडक्शन हुआ, 5 में, 10 में, 15 में, 20 में। द ग्रेजुअली इंक्रीज इन प्रोडक्शन इज नोन एज बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ। एंड व्हेन देयर इज इकोनॉमिक ग्रोथ इन अ कंट्री, देन नेशनल इनकम विल इंक्रीज एंड सेकंड per capita income will also increase. So this was the economic growth. इसको आपको अच्छे से समझ लेना, ये इसकी डेफिनेशन है। यहाँ से आप देख लीजिए, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी, यहाँ से ओके। और लास्ट में आपको यहाँ पे देखना, आपको ये दैट इट इज़ अ लॉन्ग टर्म क्वांटिटेटिव प्रोसेस। अब क्वांटिटेटिव प्रोसेस का मतलब ये होता है कि ये कौन सी चीज़ पे ध्यान नहीं देता है। देखिए ये देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ डज नॉट हैव क्वालिटेटिव डायमेंशन।
हमारी इंडस्ट्रियल यूनिट्स है। अब उन इंडस्ट्रियल यूनिट्स को आप इतना एग्जॉस्ट कर लेते हो, इतना काम लेते हो कि वो आउटडेट हो जाती है या वो पुरानी हो जाती है, लेकिन फिर भी कोई उसके अंदर चेंज करने की कोशिश नहीं करते। दे आर कंटिन्यूसली यूजिंग देम, तो उसकी क्वालिटी इंप्रूव करने की कोशिश नहीं करते। दिस इज अ वैल्यूलेस कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट वैल्यूलेस है, इसके अंदर कोई आधार नहीं है। आप एक गन्ने में से कितना जूस निकाल सकते हो, देयर इज अ लिमिट। लास्ट में क्या होता है, बैगीज बच जाता है, उसका भूसा बच जाता है। सो चेंजेस इन सोशल, पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल कंडीशंस आर नॉट कंसिडर्ड इन इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें आप ये ध्यान नहीं रखते कि समाज में क्या प्रभाव पड़ रहा है। सपोज आप यूरोपियन कंट्रीज में देखें, वहाँ पे इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं वो इतना पॉल्यूशन क्रिएट करती है दैट इट हैज़ अ वेरी एडवर्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, वो नहीं देखा जाता है। Political institutional conditions are not considered in economic growth. ठीक है, this was our topic, economic growth. In next class we will study about economic development. Okay, till then revise this topic and goodbye. अब तक अपन बांध परियोजनाएं सारी पढ़ चुके हैं। अब आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के परंपरागत जल संरक्षण। परंपरागत मतलब पुराने समय में। जल का संरक्षण अभी वर्तमान में भी किया जाता है। सभी जानते हैं वर्षा का नियंत्रण भारत में अलग अलग है, सभी प्रकार से अलग। तो पुराने समय में भी ऐसा ही होता था। तो जल को बचाने के लिए उस समय जो तकनीकें अपनाई जाती थी अलग अलग, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है बावड़ी। बावड़ी का नाम सबने सुना ही होगा, अधिकतर लोगों ने। कुआं है, बावड़ी है, ये नाम सभी ने सुने होते हैं। अब कुएं और बावड़ी में अंतर क्या होता है? बावड़ी होती है चौकोर, ठीक है, जिसमें ईंटें और पत्थरों द्वारा बनाई जाती है। उसके अंदर नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ होती है, उसमें आंगन होता है, छोटा सा एक कह सकते हैं कि झरोखे बने हुए होते हैं जिसमें आंगन, मूर्तियाँ, कहीं कहीं बावड़ियाँ कलात्मक होती है जिसमें मूर्तियाँ लगी हुई होती, जल देवता की या दूसरे देवताओं की मूर्तियाँ बनी हुई होती है, ठीक है। फिर स्तंभ होते हैं, मेहराब होते हैं, ये सारे कलात्मक एकदम बावड़ियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। और राजस्थान में कलात्मक बावड़ियों के लिए फेमस है। लोग विदेशों से इन बावड़ियों को देखने के लिए आते हैं। अपने भी आसपास बहुत सारी बावड़ियाँ हैं, पर वो इतनी कलात्मक नहीं है, केवल सीमेंट और पत्थरों से बनी हुई है। देखे हो तो कभी कोई गांव में, ऐसे शहरों में भी थी, हम सलूम्बर में भी हैं, बहुत सारी बावड़ियाँ हैं जो बड़े बड़े पत्थरों द्वारा बनाई गई हैं। अब इसमें पढ़ लेते हैं अपन। चतुष्कोणीय गोल वर्तुल आकार में निर्मित जल स्रोत जिसके प्रवेश मार्ग से मध्य मार्ग तक ईंटों तथा कलात्मक पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। इसके आगे आंगननुमा भाग भी होता है। इन भागों तक पहुंचने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती है। सीढ़ियों पर कलात्मक मेहराब, स्तंभ, झरोखे। अब यहाँ पर एक शब्द आया है मेहराब। मेहराब क्या होता है? मेहराब सबको पता है क्या होता है, केवल नाम है, चित्र द्वारा ही मैं बता देता हूँ। ये एक बावड़ी का चित्र है, ठीक है ना। ऐसी बावड़ी होती है, इसमें पानी भरा हुआ है, ये सीढ़ियाँ उतरी हुई ऊपर से आते हैं, सब आते हैं। ये जो झरोखे बने हुए हैं, ये दिख रहे हैं ना सब झरोखे, ये इसमें जो ये राउंड में बना होता है, जो मेन कलात्मक गेट देखा होगा आपने कभी इन बावड़ियों में, या कहीं वो महल बना हुआ होता है जिसमें ऐसे राउंड में कलात्मक डिजाइन बनी होती है, वो मेहराब कहलाता है, ठीक है ना। ये जो मैं ये दे रखा है, ये सारे चीज, ये गोलाई में जो दे रखे हैं, ये सब मेहराब कहलाते हैं। और ये जो है स्तंभ के ऊपर खड़े हुए हैं, ठीक है, मेहराब स्तंभ हो गए। झरोखे खिड़की वाला हो जाता है काम पूरा। इन झरोखों में स्थानीय देवी जल देवता की मूर्तियाँ होती थी। झरोखे जो पास में जो स्तंभ में जो मूर्तियाँ देखी होगी, कहीं कहीं को बावड़ियों में कहीं देखी होगी आपने, पर जो कलात्मक अधिकतर बूंदी या शेखावटी क्षेत्र यानी कि चूरू, झुंझुनू, ठीक है ना, ये इस तरह का शिखर है, जयपुर है, इन क्षेत्रों में जो बावड़ियाँ हैं उनमें ऐसी मूर्तियाँ पाई गई हैं। राजस्थान में बावड़ियों का निर्माण उपयोग व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर होता आया है। बावड़ियों राज्य के प्राय सभी जिलों में मिलती है। बूंदी शहर को बावड़ियों की अधिकता के कारण सिटी ऑफ स्टेप वेल्स यानी बावड़ियों का शहर कहा जाता है। प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में
बावड़ियों का शहर किसे कहा गया है, या सीधा पूछ ले बावड़ियों का शहर किसे कहा गया है, तो बूंदी। क्या याद रखना है? बूंदी। बावड़ियों का शहर किसे कहा गया है? बूंदी, क्योंकि सर्वाधिक बावड़ियाँ कलात्मक बूंदी में ही पाई जाती है। अपने इधर भी हैं, बहुत सारी बावड़ियाँ हैं, परंतु सर्वाधिक वही है। इसके अलावा और फेमस बावड़ियाँ हैं, जोधपुर की तापी बावड़ी, अंडरलाइन करेंगे, दौसा की भडारेज बावड़ी, चित्तौड़ की विनाता बावड़ी, आभानेरी और चांद बावड़ी प्रसिद्ध है। ये बावड़ियाँ हैं जो बावड़ियों का अगर किसी ने नहीं देखा है तो भी ये चित्र दे रखा है, इसमें आराम से देख सकते हो, किताब ले। ये जो दे रखा है आभानेरी चांद बावड़ी का वर्णन, मतलब उसके पास में एक पत्थर की शिला है, उसके ऊपर लिखा हुआ था। अब है बावड़ियों के बाद में है तालाब। वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए पशुगण तथा मानव की पेयजल स्रोत के लिए अधिकांश तालाबों का निर्माण ढालू भाग के समीप किया जाता है। इन तालाबों का निर्माण में धार्मिक और सामाजिक भावना जुड़ी रहती है। इस कारण इनका संरक्षण सुरक्षा आसानी से हो जाता है। राजस्थान में प्रमुख तालाब जो तत्कालीन समय में जल स्रोत है, पाली के हेमावास तालाब, भीलवाड़ा का सेरेरी तालाब, मेजा तालाब, चित्तौड़ जिले के बानकिया तथा सेनापति तालाब, जैसलमेर जिले के गढ़ीसर, गजरूप सागर तालाब प्रसिद्ध रहे। तालाब बिल्कुल छोटे हैं, जैसे झील है, झील से छोटा रूप तालाब है। अपने आसपास क्षेत्रों में जैसे सलूमर में सेरिंग तालाब है, अपने गांव में भी आसपास छोटे मोटे तालाब होते हैं। ये तालाब क्या है कि छोटी मोटी पेयजल के लिए, ठीक है, पशु जल के लिए, सिंचाई के लिए, इसके लिए तालाब का निर्माण किया। सिंचाई के लिए कम किया जाता है, ठीक है ना, केवल पशु जल के लिए और खुद के जल के लिए, मानव जल पेयजल के लिए इसका निर्माण किया जाता है। कुछ नहीं, केवल मिट्टी का या सीमेंट से एक कहीं नदी जा रही है या कहीं गड्ढे में पानी भर रहा है तो उसको थोड़ा बड़ा रूप दे दिया जाता है, तो तालाब का रूप बन जाता है, या कहीं कहीं तो प्राकृतिक भी होता है। ठीक है, अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे जिले के बारे में। आज तक थैंक यू।